हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आजकल बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए पाया जाता है कि क्या अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखा, या 389 सदस्य जब संविधान सभा में थे और उसमें 13 समितियां थीं, तो उस एक ही समिति के सदस्य के द्वारा संविधान क्यों बनाया गया। तो अब हम इसी पे चर्चा करते हैं कि उन दिनों की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। पहले तो उन सभी चीज़ों से हम सभी को अवगत होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस, गांधी, नेहरू को नहीं मानते थे, हमेशा उनके विरुद्ध ही दिखते थे। फिर भी भारतीय संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका, जबकि गांधी, नेहरू, राजगोपालाचार्य, मुंशी बी.एन. राव और जे.पी. कृपलानी ऐसे बहुत सारे लोग थे, फिर भी संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ही क्यों लिखना पड़ा। यह सब जानने के बाद कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति या बुद्धिजीवी व्यक्ति ये सोचता है कि अम्बेडकर भारतीय संविधान को लिखे। इस तरह का सुझाव किसने दिया होगा। तो हम सभी जानते हैं कि इसका जवाब सन 2000 में महाराष्ट्र में एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस बनी फिल्म में दिखाया गया है कि महात्मा गांधी ने नेहरू जी से अम्बेडकर के बारे में सिफारिश की थी, इसीलिए ये मौका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मिला, जबकि यह सच नहीं है। सच कुछ और ही है। तो उसको जानते हैं कि संविधान को लिखने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस के बी.एन. राव को चुना था। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक शिष्टमंडल की स्थापना की गई, जिस शिष्टमंडल का काम था कि देश विदेश के सभी संविधानों के अभ्यास को करना या उनकी मदद से उस शिष्टमंडल जानकारी लेना नए संविधान के लिखने के लिए। तो जब यह शिष्टमंडल लंदन के विश्वविद्यालय के राज्य शास्त्र विभाग के जो विभागाध्यक्ष थे, तो उनके प्रमुख जो थे डॉक्टर फिलिप्स जर्निंग, जब वो जा कर के उनसे मिलता है, तो उसके बाद वहाँ के विभागाध्यक्ष प्रमुख डॉक्टर फिलिप्स जर्निंग प्रोफेसर ने उन्हें एक सुझाव दिया था कि तुम्हारे ही देश में संविधान का विशेषज्ञ या प्रकांड विद्वान जब मौजूद है,
जिसका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, जिनकी मदद आपको लेनी चाहिए। तो उनके सुझाव पर वो जो शिष्टमंडल था, जो लंदन गया हुआ था, वो डॉक्टर फिलिप्स जर्निंग की बात मान करके इंडिया वापस लौट आता है। और जो वो समिति थी उसके समक्ष प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप्स जर्निंग की बात बताई। इसके बाद जो समिति के समक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में अपनी राय रखी, समिति के जितने सदस्य थे सभी सदस्यों ने इसके बाद एक अपनी आम सहमति बनाई और उस सहमति के द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और बी.एन. राव को उसी संविधान समिति के सलाहकार के तौर पे चुना गया। आखिर प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप्स जर्निंग जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से इतना प्रभावित क्यों थे, इसका क्या कारण है? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके 3 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला कारण है उसका कि उनकी शैक्षणिक योग्यता। उन्होंने बीए इकोनॉमिक्स से किया था और एमए भी इकोनॉमिक्स से किया था और उनकी ट्रिपल पीएचडी इकोनॉमिक्स में थी। एमएससी इकोनॉमिक्स से थी। एमएससी इकोनॉमिक्स होने के साथ साथ डीएससी भी इकोनॉमिक्स थी और उन्होंने बार एटला जैसी तमाम डिग्रियां हासिल की थी। उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समान पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इतनी डिग्रियां हासिल की हो। और इसका दूसरा जो कारण है वो हो 1935 ईस्वी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, जिसके लिए 3 राउंड कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उसमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो अपने सुझाव उस एक्ट में दिए थे उसका जो उस समय सुझाव दिए थे उनका 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू हुआ था। इस तरह से देश और पूरी दुनिया में उनकी एक अलग पहचान, पोजीशन होने के कारण भारत में तो उनके समान कोई दूसरा और व्यक्ति नहीं था। और इसका तीसरा कारण ये हो सकता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या बाबा साहब फेडरेशन वर्शिप फ्रीडम पर दिया गया भाषण, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में एक नई विचारधारा के जनक के रूप में पहचान मिलती है या पहचान मिली थी। इससे यही प्रतीत होता है, साबित होता है कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और फिलोसफर पूरी दुनिया में कोई नहीं था। अंग्रेज भारतीयों को बार बार इस तरह की चुनौतियां दे रहे थे कि तुम अपना संविधान बना लो और हम भारत छोड़ देंगे। भारत को संविधान बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने 3 मौके दिए थे। पहला मौका उन्होंने भारतीयों को
1937 ईस्वी में दिया था, जब लॉर्ड वर्कम ने चुनौती दी थी। वह चुनौती स्वीकार भी की गई थी। संविधान बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई, जिसमें संविधान की रचना की, जिसे सभी भारतीयों ने अमान्य कर दिया या उसे नहीं स्वीकार किया। और दूसरा मौका ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों ने 1930 ईस्वी में दिया था, जब भारतीय गोल सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। भारतीय अपनी भूमिका में पूर्ण रूप से उस बार दूसरी बार भी असफल रहे और अपना कोई संविधान नहीं लिख सके। और तीसरा अवसर सब्बू कमेटी ने किया था और कमेटी यह कार्य नहीं कर पाई थी। इससे यह प्रश्न उठता है कि किसी भारतीय में संविधान लिखने की क्षमता नहीं थी। उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल यूके के 1940 से 45 में केवल भारत का संविधान कारण बता करके भारत को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन चुनाव में विंस्टन चर्चिल की हार होती है और इंग्लैंड में एक मजदूर पार्टी की सरकार बनती है। एटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं और एटली महोदय जो थे, उनकी भारत के प्रति बहुत ही उदारता का भाव रखते थे और भारत को स्वतंत्र करने की उन्होंने घोषणा कर दी। तभी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, पर स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए एक अंतिम सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उसके कानून मंत्री उस समय के योग्यतम, विश्व में महानतम विद्वान डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब को बनाया गया। दुनिया के सबसे महानतम संविधान को जानने वाला संविधान को बनाना कोई इतना आसान काम भी नहीं था। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है और संविधान बनाने में कई 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। उस समय के देश के लीडरों के सामने सबसे बड़ा सवाल या समस्या यह थी कि देश को किस तरह से चलाया जाए, अर्थात देश का संविधान किस तरह का होना चाहिए। एक संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 1947 का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और BN राव को सलाहकार के रूप में नियुक्त चुना गया, जिसमें 389 सदस्य थे। कुल उसकी 13 समितियां गठित की गईं। पहली समिति संघ समिति थी और दूसरी समिति संविधान समिति और तीसरी थी राज्य समिति और चौथी थी राज्य और
रियासत परामर्श समिति, 5वीं समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, 6ठी थी मौलिक अधिकार उप समिति और 7वीं थी प्रांतीय संविधान समिति, 8वीं थी झंडा समिति, 9वीं थी प्रक्रिया नियम समिति और 10वीं थी सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति और 11वीं थी प्रारूप संविधिक समिति और 12वीं थी संविधान समीक्षा आयोग और आखिरी थी 13वीं प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति में देखा जाए मेन चीज़ अब हम बात करेंगे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और उन सदस्यों का क्या क्या रोल रहा। तो अब हम देखते हैं कि प्रारूप समिति में मात्र 7 सदस्य थे। पहले थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और तीसरे थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, चौथे थे BL मित्र और 5वें थे DP खेतान और 6ठे थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और उसी कमेटी के 7वें मेंबर थे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अब संविधान सभा में 1947 के पहले 379 सदस्य हुआ करते थे और 1947 के बाद में 289 सदस्य ही बचे थे। संविधान सभा की पहली बैठक में मात्र 200 से भी कम सदस्यों ने भाग लिया था। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहते हैं, जबकि ये तो मात्र एक समिति प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे। जी हाँ, ये सच है कि वो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, ना कि मात्र एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे ही, उसके बावजूद समय के अंतराल के बाद में समिति के अन्य सदस्यों की जो संख्या होती है वो नगण्य होती चली जाती है। वो कैसे होती चली जाती है, अब हम आगे इसी की बात करते हैं कि BL मित्र जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और दूसरे थे DP खेतान जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर एन माधवराव व T कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था, लेकिन दोनों ने अपनी अनुपलब्धता जाहिर की, मतलब अनुपस्थिति जाहिर की। BN अयंगर 1945 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया था। अयंगर स्वतंत्रता के बाद ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के मामलों में ही व्यस्त रहे और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह बीमार रहे और मुंशी जी को हैदराबाद की रियासत में राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह वहीं के कामों में व्यस्त रहे। इस प्रकार सारा का सारा कार्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को अकेले ही करना पड़ गया, क्योंकि समिति के सभी सदस्यों की अनुपस्थिति में वो सारा का सारा कार्य डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने स्वयं अकेले किया। क्योंकि उस कार्य को करने के लिए
एक समय की सीमा निर्धारित की गई थी, उसके अंदर ही इसको करना था। और इस तरह से भारत जैसे विशाल देश का इतना महान संविधान लिखकर उसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बन गए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी 26 नवंबर 1949 को हुई थी, जब संविधान तैयार हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 1950 में 26 जनवरी को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है। और संविधान लागू होते ही संविधान सभा जो होती थी पहले की, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को भंग कर दिया गया। इससे यह मालूम होता है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य ही एक थे जो T. कृष्णमाचार्य ने अपने भाषण में कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन लोगों में से हूँ जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और मैं इस समिति के चुने गए 7 सदस्यों को, जिन्हें कच्चा मसौदा तैयार करना था, उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया और एक की मृत्यु हो गई। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को चला गया और एक शाही राजा के अपने कार्यों में व्यस्त रहे। 1 या 2 लोग अपने स्वास्थ्य के कारण दिल्ली से दूर रहे और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय संविधान निर्माण का कार्य स्वयं पूर्ण करना पड़ा और इसका पूर्ण श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने भी कहा था, मैं संविधान में प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करता हूँ। मैंने राष्ट्रपति के पद पर होते हुए दैनिक गतिविधियों को बहुत ही नज़दीक से देखा है। मैं दूसरों की तुलना में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने यह महान कार्य स्वयं निर्धारित समय सीमा के अंदर किया। धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग भी इन बातों को सुनकर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।